हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10th के लिए फिर से मैं लेकर आई एक मास्टर वीडियो सामाजिक विज्ञान में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैं हिस्ट्री की मास्टर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखना। उसमें पूरी हिस्ट्री मैंने कवर की, सारे एमसीक्यू वगैरह सब कंप्लीट है। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें भी 100% आने वाले क्वेश्चन और आपको बताती चलूँगी, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो आपको वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो मैं अभी आपको बताती चलूँगी। और जो एमसीक्यू बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसके बाद आपके सिविक्स और इकोनॉमिक्स के भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू आपके इसमें मिल जाएंगे। इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं ऐड किए हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। एक भी टाइम थोड़ा सा भी उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टू द पॉइंट बात होगी, सारा सुपर फास्ट रिवीजन की तरह चलेगा। जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको बताती चलूँगी, बाकी लॉन्ग शॉर्ट आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वो वर्ड क्या है, उसका मीन्स क्या है, वो पकड़ के आपको पूरा डिस्क्राइब करके आना है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे एसएसटी में। इसमें ज़्यादातर लिखना ही पड़ता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस के लिए, इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्लास पाने के लिए। और इससे पहले मैंने मैप की क्वेश्चन की क्लास अपलोड की थी, वो जरूर देख लेना आप, उससे आपके 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। और हिस्ट्री की भी देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीकरणीय युग संसाधन या असमाप्य संसाधन किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बायोलॉजी में भी करवाया था, चैप्टर में आपको बताया था कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं। और ये कभी समाप्त ना होने वाले, असमाप्त का मतलब कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा क्या हमें डेली मिलती है, हम कितना भी यूज करें वो हमें नेक्स्ट डे फिर से मिलेगी, कभी समाप्त ना होने वाली। तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है, समाप्त होने वाले होते हैं, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपके अनवीकरणीय है। क्वेश्चन को या तो डेफिनेशन के तौर पे पूछेगा या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि नवीकरणीय बताओ या अनवीकरणीय बताओ। ठीक है, ध्यान रखना, इसको पता चल गया। जिनको हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, ये कहलाते हैं नवीकरणीय। सौर ऊर्जा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अनवीकरण आपको बता ही दिया। अनवीकरण के 2 उदाहरण अभी मैंने आपको बताएं, कोयला, खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सारे इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ठीक है, क्योंकि ये जीवाश्म से बनते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद नवीकरण संसाधन के 2 उदाहरण, ये सारे बन लाए हैं, फटाफट से आप लिखते चलो। मैं सुपर फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपका कम टाइम से वो, इसलिए मतलब कम टाइम स्पेंड हो यहाँ पे, इसलिए मैं जल्दी आपको कराती चलूँगी। ठीक है, आप लिखते हैं। नवीकरण में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपको ऊर्जा जितनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें 2 पूछे 2 हो गए। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, एक निश्चित फिक्स होगा, वो कहलाते हैं जैविक। जैसे वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अजैव में क्या होता है कि कोई भी निश्चित जीवन प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। आप एक तरह से सिंपल भाषा में करो, इसमें सारी निर्जीव चीज़ें आती हैं, इसमें सब सजीव आते हैं। अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अजैव कौन से हो गए, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, तांबा, ये सारे आपके अजैव हो गए। ठीक है, और जैव में आपके मनुष्य जो सजीव आते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है, उत्पत्ति और समाप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करना है। तो आप वही लिखेंगे, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार के हो गए, जैव और अजैव। और समाप्ति के आधार पर आपके नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो अभी आपको पता है। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, आपको समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू या डेफिनेशन के थ्रू या आपको एमसीक्यू बेस में। इससे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छे से कर लेना, आपको क्लियर हो गया क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया। तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक है, ब्राज़ील में ये हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, उनकी समस्याओं जो भी आ रही है, उनको समस्याओं का हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। ठीक है, पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा इसका मेन टॉपिक यही था। इसमें जरूर मृदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर मृदा की 2 विशेषता बतानी है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ऑप्शन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है, तो आप जरूर मिट्टी पे लगाएंगे। ठीक है, जरूर मृदा में सबसे ज़्यादा खेती होती है, इसकी विशेषताएं हैं, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये हो गया। कोई 2 भारतीय क्रिया लिखिए जो भूमि निम्नकरण के लिए उत्तरदायी है। तो पशुचारण और उर्वरकों का प्रयोग, ये क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पशुचारण
और उर्वरकों का उपयोग, जो खाद वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। मिट्टी का अत्यधिक बहाव या बहना, मिट्टी का बहना अपनी भाषा में कर सकते हैं, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसको रोकने का उपाय क्या है? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जितने पेड़ पौधे होंगे उतना इतना कम होगा मृदा अपरदन। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये आपको लिखना है। बना के सबसे वही है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पशुचारण, पशुचारण का मतलब होता है जो पशु वगैरह क्या होते हैं ज़्यादा उसको खा लेते हैं घास वगैरह को, तो मिट्टी मिट्टी वहाँ पे रह जाती है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। आपको इस तरह से बना के लिख देना है। ठीक है, इस तरह से रोक सकते हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में मृदा का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से क्वेश्चन जरूर पूछाता है, जरूर मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी से एक क्वेश्चन आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है? कपास की खेती होती है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी होगी आपकी, लैटराइट मिट्टी होगी, मरुस्थली मिट्टी और वन मिट्टी, इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 राज्यों के नाम बताओ जहाँ काली मृदा पाई जाती है। अब देखो क्वेश्चन आ गया, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास की खेती होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको कराई दिया। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषता बताओ। तो ये मिट्टी होती है रेतीली होती है, सिल्ट होती है। ठीक है, और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी क्या करती हैं? डेल्टा भाग बनाती हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा नदी कभी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा मतलब होता है इस फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है, जाके इस तरह से डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक से करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इस पर आप 100% स्टार लगा लो। खादर वांगर आपको जरूर याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। नई मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। ये मैदानी के निचले भाग में रहती है जहाँ पर नदियों का बाढ़ का जल पहुँचता है। ठीक है, ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं। और जो बांगर मिट्टी है ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, आप सिंपल्स में लिखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ये मैदान के ऊंचे भाग में पाई जाती है, यहाँ पे जल नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। यहाँ पे जल नहीं पहुँचता तो कम उपजाऊ होती है, यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है तो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, ये नई मिट्टी है, ये पुरानी, इस तरह से आप कर लेंगे। एजेंडा पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? 1992 में इस एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, एजेंडा 21 ये किससे? पर्यावरण से संबंधित है, पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे ब्राज़ील के, ये अभी आपको बताया था मैंने, रियो डी जेनेरो में हुआ था सम्मेलन, वो भी इसी से संबंधित था, पर्यावरण से। ठीक है, यहाँ पे एक घोषणा पत्र पे साइन हुए थे, उसी को एजेंडा 21 कहा जाता है। इसी सम्मेलन में पर्यावरण के खतरों को रोकने के लिए, ठीक है, एक साइन किए गए थे एक घोषणा पत्र पर, तो उसी को एजेंडा 21 कहा गया था। पूछा था किससे संबंधित? पर्यावरण से। मृदा निर्माण के मुख्य कारक पर आप मिट्टी वाला क्वेश्चन जरूर करना लॉन्ग में। ठीक है, इनके टाइप्स पूछ सकता है कैसे भी, और लॉन्ग में एक आपका ये रहा संसाधन संरक्षण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि हाश का क्या अर्थ है? इसका मतलब यही है आपका मृदा अपरदन। ठीक है, भू क्षरण आ जाए, भूमि के हाश आ जाए या निम्नीकरण आ जाए, ये मृदा अपरदन ही होता है। बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, पर ध्यान रखना, भू क्षरण आए या कुछ भी आए तो आपको यही वाला क्वेश्चन करना है, तो आप बना के भी कर सकते हैं। ये हो गया लेसन 1 का। अब लेसन 2 का फटाफट देख लेते हैं। ज्योग्राफी में वन एवं वन्य जीव संसाधन। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें कहते हैं मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल पारतंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे, ठीक है, जो भी जीव जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, अलग अलग जातियां मिलती हैं। जैसे कोई पेड़ पौधा है उसमें अलग अलग जाति के पौधे बहुत हैं, जैसे रोज हो गया, लोटस के फूल वहाँ पे होंगे, लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, मतलब अलग अलग प्रजाति की बहुत सारी चीज़ें अगर वहाँ पे है तो वो जैव विविधता कहलाएगी। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु हों, अलग अलग तरह की पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, तो वहाँ पे क्या होगी? जैव विविधता ज़्यादा कही जाती है। ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है पता है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन, जहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पतियों की बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ मिलती है, वो जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी पूछा था, आप इसको लिखेंगे जरूर। भारत के कितने % पर वनों से ढका हुआ है? इम्पोर्टेंट है, तो 20.64%। ठीक है, ये इतने भाग है। और वैसे पूछा जाए तो ऑप्शन में 678 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर जंगली जीवों को सुरक्षित रखा जाता है? एक तो नीलगिरी हो गया, एक नंदा देवी है, एक नौकरेक है, एक अंडमान निकोबार है, एक कंचनजंगा बहुत फेमस है। ठीक है, कंचनजंगा हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी, नौकरेक। ना से 3 है, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक और अंडमान निकोबार। इसमें भी देखो ना आ गया और कंचनजंगा। ठीक है, ये याद रखना। नीलगिरी से फिर भी क्वेश्चन है फिर से, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन किन राज्यों में फैला है नीलगिरी? तो ये कर्नाटक में, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, ये ना बना के ऊपर रहा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के 2 नाम जो जिनकी प्रजाति संकट में, एक तो काला हिरन, एक गेंडा। ठीक है, गेंडा और काला हिरन। सुपर फास्ट आपको करते जाना है। लुप्त जातियां जो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी हैं, एशियाई चीता और एक गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है, ये लुप्त हो चुकी हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए 2 सुझाव बताने हैं। तो एक तो सबसे बेस्ट वही है, शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए शिकार पर। जो लोग शिकार करते हैं इसीलिए तो ये नष्ट हो रही है ज़्यादा। और दूसरा है, इनके लिए अलग से अधिक राष्ट्रीय उद्यान होने चाहिए, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने चाहिए जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाए। क्लियर। भूदान इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। कई बार पूछा गया, हाई लेवल पे भी पूछा था कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, विनोबा भावे। भासे भूदान, भासे भावे, ट्रिक से याद करें। ठीक है, जहाँ पे ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वन लाइनर ही है, सुरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन क्या है? सुरक्षित वन वही होते हैं जहाँ पर मतलब इमारती लकड़ी, वन के लिए इम्पोर्टेंट लकड़ी मिलती है, वहाँ पर पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती, ना ही वहाँ पे कोई खेती कर सकता है। ठीक है, ऐसे वन जो है वो 50.4% भाग पर ऐसे हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। जैव विविधता देखो यहाँ से आ गई, अब समझ गए होंगे जैव विविधता क्या होती है। एक अलग अलग प्रजातियाँ जो होती है, चाहे मनुष्य की, जीव जंतु की हो, चाहे वनस्पतियों की, अलग अलग हो, वो आपकी जैव विविधता कहलाती है। पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा मिलती है। विलुप्त और संकटग्रस्त जातियों पे आपको अंतर करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो समाप्त हो गई है वो विलुप्त कहलाती है, मतलब जो दिखाई नहीं देती, और जो अभी विलुप्त के कगार पर हैं, मतलब समाप्त होने के कगार पे हैं, जैसे आपको बताया था काला हिरन, गेंडा, ये हो गया। ठीक है, इन प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, इनकी तो वृद्धि संभव है क्योंकि इनको बचाव कर सकते हैं हम। इस तरह से आप अंतर बना के लिख लेना। वे प्रतिकूल कारक कौन से जिससे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास, मतलब कमी हुई है? वही सिंपल है, पशुचारण हुआ, ईंधन के लिए कटाई कर देगी, शिकार करना, पर्यावरण को प्रदूषण करना, ये सभी कारण हैं। ठीक है, इसके लिए रेलवे लाइन को अगर विस्तार हो रहा तो काट दे रहे हैं, पेड़ पौधों को, ये सब कटाई इतना हो रही है, मतलब मनुष्य अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काटता जा रहा है, बना के आप इस तरह से करेंगे। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन में क्या था? पर्यावरण की रक्षा करने का एक आंदोलन था। इसमें लोग ना पेड़ से चिपक जाते थे, जब पेड़ों को काटने की बात आती तो उनसे चिपक जाते थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया चिपको आंदोलन। और ये कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड से एक सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका ज़्यादा किया था, वो ज़्यादा इसके माने जाते हैं मेन। और एक आपके कॉमरेड गोविंद सिंह रावत भी, चंडी प्रसाद भट्ट भी ज़्यादा फेमस हुए थे इस आंदोलन में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से वहाँ पे ये हुआ था चिपको आंदोलन। ये इसके लॉन्ग हैं। वन संरक्षण तो बताओ आप, इसको तो आप बना के भी कर सकते हैं, वन संरक्षण कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब लेसन 3 के देख लेते हैं फटाफट से। वन लाइन क्वेश्चन देखो, पहले जल पुनर्भरण के 2 माध्यम बताने, तो कैसे कर सकते हैं? हैंडपम्प द्वारा होता है, ठीक है, कुओं द्वारा। जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? सिंपल है, ये इसका जलीय चक्र जो हमेशा गतिशील में रहता है। नवीकरण संसाधन क्यों है? कि जल चक्र द्वारा पुनः हमें मिलता रहता है। जैसे हमने पानी को गर्म किया, भाप बना, भाप बन के ये ऊपर चला आता है, ऊपर बन के फिर क्या? बादल बन के, बादल से फिर संघनन की प्रक्रिया द्वारा बारिश होती है, इस तरह से पानी फिर से हमें मिल जाता है। तो ये चक्कर चलता रहता है, आप इस तरह से कर सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों हैं? सदा नीरा का मतलब होता है इनमें हमेशा पानी रहता है, कभी पानी सूखता नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पिघलती रहती है, हिमालय में बर्फ़ पिघलने के कारण वो नदियाँ सदा नीरा कहलाती है, ऐसे लिख देना। सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे और गुजरात में। ठीक है, नर्मदा गुजरात। गुजरात राज्य में देखो फिर से पूछ लिया, यहाँ पे राज्य दे दिया, नदी यहाँ पे, और नदी का नाम पूछा तो मैंने आपको नदी बताई दी, नर्मदा नदी हो गया। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
गुल अथवा कुल क्या होता है? आप तो एक बार ओरली भी मैं बोलती हूँ ना, आपको सुन सुन के पता लगे ये बर्ड क्या है, गुल कुल। अब वहाँ पे आ गए तो आप सोच रहे हो ये गुल कुल क्या है। थोड़ा सा भी माइंड में अगर होगा कि ये वर्ड में हमने बताया था या मैंने पढ़ा था सुना था कहीं भी आपने, तो आप कर लेंगे। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ले लिए, आप उसके टच में थोड़ा सा भी वर्ड आ गया तो आप वहाँ पे लिख देंगे आराम से। गुल कुल क्या होता है? ये वो जलवाहिका होती है जो नदी की धारा बदलकर, मतलब नदी की धारा से बदल के खेती में सिंचाई करने के लिए बनाई जाती है। जैसे ये नदी जा रही है हमारी, वहाँ से यहाँ से थोड़ा निकास कर दिया, खेती की सिंचाई के लिए पानी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये होती है गुल और कुल। ठीक है, आपने देखा होगा खेतों में ऐसे बना दी जाती हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लें। कुएं, नहरें, तालाब। किसने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेहरू ने बोला था बांधों को आधुनिक भारत का तीर्थ बोला था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जल के दो उपयोग नॉर्मल से आप कर लेंगे, कोई भी घरेलू कार्य में, सिंचाई में, खेती में, बहुत सारे हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड महानदी। नदी, हीराकुंड महानदी पे। और सरदार सरोवर भी किस पे था? नर्मदा पे। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पहले चेरापूंजी कहते थे, अब क्या है? मौसिन राम, इस तरह से लिखा जाता है, मौसिन राम। और राज्य होगा तो मेघालय। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताने हैं। अब एक तो भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा बहुत फेमस है। नागल परियोजना, एक हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड किस पे था? महानदी पे। ठीक है, ये इसके लॉन्ग है। जल वाले लॉन्ग तो आप आराम से लिख लेंगे। जल दुर्बलता क्या होती है, उसके मुख्य कारण लिखने हैं, मतलब जल का स्तर घट रहा है तो। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुपद उद्देश्य परियोजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से करना है इसमें। ठीक है, इसमें आप इस तरह से बना के लिख लेंगे ना, नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था, भी आया था इसमें। ठीक है, इस सारे जितनी भी नदी परियोजना बनाएंगे उनके बारे में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा का पानी इकट्ठा करना। ठीक है, ये आप लिख लेंगे बना बना के, ये इसके लॉन्ग हो गए। जल प्रदूषण आ जाए, साइंस में भी करा, हर तरह से आप कर लेते हैं इसको, तो आप बचपन से ऐसे वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य? लेसन 4 है, कृषि वाला चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं और आएंगे भी। कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न लगी? तो 64%। ठीक है, रबी खरीफ की एक एक फसल का नाम, तो रबी में आपकी चना हो गई और खरीफ में आपके चावल हो गए। इसकी ट्रिक से मैंने करवा 2-2 मिनट की वीडियो, वो जरूर देख लेना। आज सच में राय में गेम खेला, ये वाली इसकी ट्रिक थी आपकी, खरीफ वाली। कंजूस मामू ढेचू गदाज बात करेगा, ये इसकी थी। 2-2 मिनट की, उसके लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना जरूर। वहाँ से आपको पूरी रबी खरीफ याद हो जाएंगी, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा तो आप कंफ्यूज आते हैं कौन सी किस्म है, तो आप ट्रिक से करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसकी थी आज सच में राय में गेम खेला। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे करूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। भारत के 2 मुख्य चाय उत्पादक राज्यों के नाम, इंपॉर्टेंट है, ये राज्य पूछ लेते हैं। असम और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, खरीफ की 2 फसलों के नाम अभी बताए, चावल, मक्का। भारत में कपास उत्पादक के 2 राज्य, कपास काली मिट्टी में उगता है, पंजाब, महाराष्ट्र हो गया। 2 गेहूं उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, पर सबसे पहले आपका पंजाब ज़्यादा आएगा प्रति हेक्टेयर। मक्का की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। 4 से 6 महीने लंबी गर्मी का मौसम होता है, इसमें 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, ये हो गया। और मिट्टी दोमट होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, सब इसकी भौगोलिक दशाएं होती हैं। भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं आपके। रेशेदार कब क्या हो गया? कपास और जूट। ठीक है, चावल उत्पादक के 2 प्रमुख राज्य, तो हरियाणा और छत्तीसगढ़। चावल सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा और छत्तीसगढ़। धान का कटोरा भी तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो उससे ट्रिक रखना। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताओ जहाँ यह पैदा की जाती है, तो आप नॉर्मल सा बना के लिख देना। चावल, मोटे अनाजों की फसलें, गेहूं की फसलें, ये सब होती हैं। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आप बना के कर सकते हैं। ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, ये वन लाइनर आपके यहाँ पे 9 तक हो गए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ, मतलब इस तरह से बतानी कितनी वर्षा चाहिए, कितनी टेम्परेचर वगैरह, सारा ये सब आप पढ़ लेना इसको, जरूर जरूर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और पूछा भी गया 2020 में। चावल के बाद आप कपास की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं बताएंगे। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 75 तक। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पता ही आपको, काली मिट्टी होती है। ठीक है, ये सारी लिख देंगे। कृषि की 3 विशेषताएं आपको लिख देनी है। प्रकृति पर निर्भरता, कृषि की निम्न उत्पादक, इस तरह आप लिख लेंगे इसको, मतलब रीडिंग आप देख लेना कि ये क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट। 1 लाइन में आपको करवाई दे रही हूँ। एमसीक्यू भी आपके सारे मिल जाएंगे इसमें, जो आगे वीडियो मिलेगा।
21 चैप्टर के लॉन्ग आपको क्या करना है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन देना है। बेस्वीक और इम्पोर्टेंट है। उस खनिज का नाम बताओ, ये आपका लेसन 5 आ गया, इसमें से ये 2 लॉन्ग थे, ठीक है। अब आपका लेसन 5, इसके एमसीक्यू क्लास जरूर देखना, वहाँ से आपको वन लाइनर भी तैयार हो जाएंगे, वो भी, ठीक है, जब आपको मिलेगी। सिविक्स के बाद सिविक्स और इकोनॉमिक्स की भी आपको इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगी, और फिर आपको एमसीक्यू की क्लास एक मिल जाएगी। इस तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाए। आप इनको पढ़ते रहिए और आपका अच्छा 100% एकदम से देख आएंगे। मैं आपके क्वेश्चन जरूर देख लेना। उस खनिज का नाम बताओ जो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है, तो वो आपका कौन सा, बॉक्साइड। साइंस में आपने पढ़ा भी है, मैंने कॉपर के करवाए थे, कॉपर पायराइट केमिस्ट्री में, उसी तरह से बॉक्साइड एल्यूमिनियम का हो गया। परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र, इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करना। एक तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में आपका, एक कलपक्कम, कलपक्कम मतलब तमिलनाडु, इसी तरह से नाम होते हैं। तमिलनाडु में कलपक्कम, नरौरा हो गया, ठीक है। सीएनजी की और एलपीजी की फुल फॉर्म भी आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब ध्यान रखना। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी तांबा मतलब कॉपर, तांबा खानदान के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान में खेतड़ी, ठीक है, राजस्थान में ये तांबा के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में लौह अयस्क के 2 पेटियों के नाम बताने हैं जहाँ पे लौह अयस्क होते हैं, एक तो केंदुझर, एक चित्रदुर्ग, ऐसे लिखना, केंदुझर और एक चित्रदुर्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वन लाइन में, जैसे भी करना आपको सब तरह से एक बार पूरा याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 साधन बता दें, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, वही जो जिसको हम दोबारा से यूज कर, जो आपको मैंने नवीकरणीय बताए थे ना, जिसका यूज हम आराम से दोबारा से कर सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपके यही आते हैं। और जो मैंने अनवीकरणीय बताए थे वो अगैर परंपरागत होते हैं, ठीक है। नवीकरण को ही गैर परंपरागत कहा जाता है, गैर परंपरागत। सुपरफास्ट में इतना जल्दी जल्दी तब भी देख सकते हैं आप, 20 मिनट हो गए। वीडियो का अंत जरूर है ना, इस तरह से आपके क्वेश्चन जरूर 100% फंस जाएंगे, ठीक है। कोडरमा किस राज्य में स्थित है, खनिज से संबंधित है, तो ये झारखंड में। कोड डा आ गया तो झारखंड, उसमें भी डा आ रहा है, इस तरह से ट्रिक से जोड़ सकते हैं। और ये अभ्रक के लिए फेमस है, किसके लिए, अभ्रक, कौन से खनिज के लिए, अभ्रक, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित तांबा उत्पादक क्षेत्र बताओ, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है, बालाघाट। आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप में, इसीलिए कंटिन्यू बोले जा रही हूँ जिससे आपका कम टाइम वेस्ट हो। और बालाघाट मतलब बालाघाट इसका आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्र बोला है तो बालाघाट। कोशिश कर रही हूँ कि आपके कम टाइम में ही सारे कवर हो जाएं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम बताने हैं। तो वे खनिज जिसमें धातु, अधात्विक का मतलब आ मतलब नहीं, आ मतलब क्या होता है, नहीं, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं तो वो कहलाते हैं। तो ऐसे आपके हो गया, एक तो अभ्रक हो गया, एक चूना पत्थर, अभ्रक और चूना पत्थर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहाँ है, ये माधापुर में है, कहाँ पे, माधापुर में, ठीक है, माधापुर। और नरौरा में आपका परमाणु केंद्र था, फेमस है। खनिज क्या है, ये आपको मैंने केमिस्ट्री में भी करवाया था, ठीक है। खनिज प्रकृति रूप में अनेक रूपों में पाया जाता है, कठोर हीरा हो गया, कोमल चूना, सब इसमें पाए जाते हैं। और इनमें रंग, कठोरता, चमक, घनत्व सब कुछ क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ये सब खनिज होते हैं, ठीक है। आग्नेय और कांस्य चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका निर्माण कैसे हुआ ये आप लिखेंगे। पृथ्वी पर दबाव पड़ता है, उसी से ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ताप दाब के टेम्परेचर से ही जो खनिज तत्व होते हैं वो सरल भाग में टूट जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। वही आपकी आग्नेय कांस्य चट्टानों में क्या होता है, खनिज दरारें ये सब पाए जाते हैं। इसमें जिंक, तांबा, सीसा, ये सारे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा के परम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस पर स्टार लगा लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। शॉर्ट में सुन लो फटाफट। परंपरागत क्या होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और गैर परंपरागत अभी आपको बताए थे, नवीकरणीय हो गए, जिन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी, जितनी भी ऊर्जा है आपकी, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सारी गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत में आएंगी। एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना, पूछ सकता है वो। इनका उपयोग हम करने के बाद दोबारा बहुत टाइम लगता है बनने में, इनका तो हम आराम से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनमें ऊर्जा का इन्हें क्षयी संसाधन भी कहा जाता है, इन्हें अक्षयी मतलब कभी ना समाप्त होने वाली, ठीक है। इस तरह से आप इनका कर लेना। हम खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है हमें, ये भी आप बना बना के लिख सकते हैं। खनिज तो पता ही कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मैग्नीज हो गया, प्लैटिनम हो गया, एंटीमनी, पारा, ये सारे खनिज हो गए। इनका प्रबंधन करना, उपयोग करना, यही सब इनका संरक्षण कहलाता है। ये आप जरूर पढ़ना। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन कौन कौन से हैं, ये फेमस है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है।
इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाता है, दुर्गापुर, उड़ीसा, झारखंड, ये सब आते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिनमें धातुएं पाई जाती है। सिंपल है। अधात्विक मतलब क्या था? इसमें धातुएं नहीं पाई जाती, इनमें धातुएं पाई जाती हैं। ऐसे खनिज कौन कौन से? एक लौह अयस्क हो गया, एक तांबा हो गया, जिसमें धातुएं पाई जाती हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ये लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, बार बार, कि ऐसे स्रोत जिनका उपयोग मतलब हम कर सकते हैं सीमित मात्रा में। ठीक है। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र हैं, एक तो गुजरात, एक असम। इनका यूज हम सीमित मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। जैसे कोयला तेल आपको बता ही चुके एग्जाम्पल। इस चैप्टर के ये लॉन्ग है, आपको पढ़ने हैं, ये तो ज़रूरी ही पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सारे लॉन्ग हैं, रीडिंग कर लें एक बार बस समझ के कि इसमें क्या है, आराम से करके। ये आपका ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और क्यों है? तो ये उत्तरी विशाल मैदान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या, संपन्न कृषि, सब चीज़, नगरीकरण, वहाँ पे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसलिए। ठीक है। उत्तरी विशाल मैदानों में बताया गया। सीमा सड़कों का महत्व बताना है। इसमें क्या होता है कि इन सड़कों के विकास के देश में दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन बढ़ा है। जहाँ पे एरिया वैसे दुर्गम थे तो वहाँ पे आने जाने की सुविधाएं बढ़ी हैं। ठीक है। आर्थिक विकास में भी सहायक हुआ है, ये सब आप लिख सकते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है, राज्य और देशों के बीच, ठीक है, राज्य और जो देश होते हैं इनमें व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। किंतु जब देखो, इसको यहीं से थोड़ा समझ लो कि राज्य और देश के व्यक्तियों के बीच में बात होगी, आदान प्रदान, तो व्यापार कहलाया। और एक देश से दूसरे देश में गए, जैसे भारत से अमेरिका में गए कोई चीज़, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विदेश व्यापार कहलाएगा। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो मतलब किसी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो आपको विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और एक देश और राज्य के बीच में हो रहा है तो आपको नॉर्मल से व्यापार हो गया, ये हो गया अंतर। ठीक है। देश से देश में करेंगे तो आपको वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो आपको दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। वायु परिवहन के 2 लाभ, एक तो वही है कि परिवहन का एक तीव्रगामी, मतलब आपको जल्दी बहुत कम समय पर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, एक तो ये लाभ हो गया। देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी इसका महत्व होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं ये देख लो, अभी अब बताया मैंने। एक देश से या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहलाता है। अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है? तो यदि किसी देश का निर्यात मूल्य आयात, ठीक है, या मूल्य से अधिक है तो वो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। किसी देश का निर्यात मूल्य क्या हो, जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य से अधिक है तो वो आपका अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आप जरूर कर लेना इसको। शॉर्ट एवं छत्रपति महाराज मार्ग से आप क्या समझते हैं, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इसमें एक आता है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 महानगरों कौन कौन को जोड़ता है? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप ये कर लेना, भारतीय रेलवे की कुछ विशिष्ट समस्या को उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सड़क पर प्री बोर्ड वगैरह में बहुत पूछा गया था। सड़क परिवहन के रेल परिवहन के अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभप्रद बताया सड़क परिवहन? ठीक है। रेल के अपेक्षा। भारत में जनसंचार के साधनों का वर्णन करना है आपको, ये शॉर्ट में है, ये आपके लॉन्ग है। इसमें परिवहन संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? 2 क्वेश्चन आपको ये कर लेने, जनसंचार वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पूरी ज्योग्राफी हो जाती है कंप्लीट। MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। MCQ सारे ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो क्लास मिलेगी आपको इकोनॉमिक्स और सिविक्स की मिल जाएगी इंपॉर्टेंट की, फिर MCQ की। इस तरह से आप पूरा रिवीजन करते रहिए, एकदम से अच्छा देख के आएंगे, अपना 100% देख के आएँ। ईजी ना समझे, मतलब कि नॉर्मली करके आएंगे, परसेंट आपको इन्हीं से अच्छी बनती है। ठीक है। मैथ वगैरह में तो आप वैसे ही, जिनका अच्छा होता है वही अच्छे नंबर ला पाते हैं मैथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। और ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।